हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टेट ऑफ स्टडी पॉइंट में, जहां पे हम लेकर आते हैं एनएम से रिलेटेड टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। हमने इससे पहले 2 क्लासें ली थी, जिन क्लासों के अंदर हमने निमोनिया को और अस्थमा को कंप्लीट करवा दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस भी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, और जो हमने अस्थमा करवाया था और निमोनिया करवाया था वो क्या थे, रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड टॉपिक थे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्यूबरकुलोसिस, जो क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है। देखो, फर्स्ट अपन बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस एक्चुअल में होता क्या है ना। ट्यूबरकुलोसिस एक्चुअल में होता क्या है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको टीबी के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं ना, कि ट्यूबरकुलोसिस कोई नहीं बोलता है, इसको टीबी के नाम से क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टी का मतलब ये हो गया टी और बी का मतलब हो गया बी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, फैलती है एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में, क्या होती है, ये फैलती है, इसलिए इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है, कि भाई ऐसा कारण क्या है कि जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये ट्यूबरकुलोसिस यहीं से क्या किया गया, मेंशन किया गया है। ठीक है, नाम क्या है बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है, और वो चले जाने के बाद अपने एक ऑर्गन को, अपने बॉडी में एक ऑर्गन को सबसे ज्यादा क्या करता है, ये प्रभावित करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, कि एक ऑर्गन को क्या करता है, प्रभावित करता है। कम्युनिकेबल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलती है। और ओनकर कौन सा हमारा, लंग्स। लंग्स हम बोलते हैं फेफड़े। ठीक है, लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यहां तक बात आप समझ सकते हो कि जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब एक दूसरे से क्या होती है, फैलती है। दूसरा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलेगी जब तक ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंसर्ट नहीं करेगा, मींस हमारे लंग्स में इंसर्ट नहीं करेगा, तब तक हमको टीबी की बीमारी नहीं होगी। सीधा सीधा साफ ये समझो कि जब तक हमारी बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इंसर्ट नहीं करेगा, तब तक हमको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी नहीं होगी। और ये ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, मींस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, लंग्स को मोस्ट कॉमन प्रभावित करता है। ओके, उसके बाद इसके मेन कोज क्या है, कि मेन कोजेज क्या है, आप ये देखो, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, बहुत सारे कोजेज हैं। ये कोजेज क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट है ना, एक दूसरे से क्या मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते मतलब कि एक दूसरे से क्या होंगे, ये मिलेंगे तभी क्या होंगे, सारे कोज क्रिएट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, है ना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। दूसरा क्या है, पुअर्टी। पुअर्टी मतलब गरीबी, है ना, कि जो व्यक्ति गरीब होता है, गरीब होगा मतलब क्या रहेगा, अच्छी तरीके से ना तो उसका क्या नहीं होगा, रहन सहन नहीं होगा, ना ही वो अच्छे तरीके से अपना खाना पीना कर पाएगा। अगर खाना पीना अच्छे तरीके से नहीं होगा, समझ लो कि अगर खाना पीना अच्छे तरीके से नहीं होगा तो उसके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं होगा। अगर इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं होगा, कि जैसे मानो कि अगर इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है और ये माइकोबैक्टीरियोसिस उस बैक्टीरिया जो उसके पेशेंट के अंदर इंसर्ट हो गया, तो वो जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ नहीं पाएगी, मतलब एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एंटीबॉडी नहीं बनेंगे तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, जो एक एंटीजन है, उसके प्रति वो अगेंस्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस घुसा, पेशेंट पुअर है, गरीब है, तो अच्छा खाना पीना नहीं कर पाएगा, इम्यूनिटी उसकी अच्छी नहीं होगी, कुपोषण का शिकार रहेगा। दूसरा, स्मोकिंग। जो स्मोकिंग करते हैं, जैसे मानो कि अपन अपने पीयर ग्रुप के अंदर बैठे रहते हैं ना, जो ग्रुप्स होते हैं वहां बैठे, किसी एक व्यक्ति को क्या है, टीबी की बीमारी है ना, या तो टीबी की बीमारी, या फिर क्या हुआ कि उस टीबी से रिलेटेड, है ना, जैसे मानो कि माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के, है ना, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के संपर्क में आया हुआ है ना, अगर संपर्क में आया हुआ है तो क्या होगा कि स्मोकिंग करेंगे, शेयरिंग करते हैं, सिगरेट्स वगैरह स्मोकिंग, है ना, सिगरेट्स हैं, हुक्का वगैरह, वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग में क्या होगा कि अगर एक व्यक्ति को टीबी की डिजीज है तो दूसरे व्यक्ति को क्या होगी, वो आसानी से फैल जाएगी। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब कि एक व्यक्ति को है, उसके माता को है, पिता को है, दादा को, दादी के, तो फैमिली हिस्ट्री अगर होगी तो एक दूसरे में जाहिर सी बात है वो फैलेगी। जैसे मानो मुझे है तो मेरे बेटे को हो जाएगी, जैसे मेरी मदर को है तो मुझे हो जाएगी, है ना, तो वो
क्योंकि अपन एक फैमिली में रहेंगे तो एक व्यक्ति को अगर मानो टीबी की बीमारी होगी तो दूसरे में भी क्या होगी, आसानी से जाएगी। ठीक है, उसके बाद है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में रहना। अब देखो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका होगा तो अपन को पता नहीं है, समझ लो बात, तो अपन को पता नहीं है कि कौन से व्यक्ति को कम्युनिकेबल डिजीज है। वो कम्युनिकेबल डिजीज कोई भी हो सकती है ना, कि अपन को पता है नहीं। अपन ओवर क्राउडिंग एरिया में रहते हैं, स्लम्स एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, वहां पे किसी न किसी को क्या कम्युनिकेबल डिजीज होगी। अगर वो ज्यादा डिजीज होगी तो एक दूसरे में क्या होगा, आसानी से फैलेगी। दूसरा उनके पास क्या स्पेसिंग नहीं होती है, स्पेस कम होता है, एक दूसरे के पास पास रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, है ना, कपड़े एक साथ धोते हैं, करते सारा काम, है ना। तो अगर ओवर क्राउडिंग हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका होगा तो वहां पे क्या होगी, एक दूसरे में फैलने की संभावना रहेगी। जैसे मानो अभी कुंभ का मेला लगा था, प्रयागराज का जो मेला लगा था, वहां पे क्या था, अपन को पता थोड़ी था कि मानो कि कौन से पेशेंट को टीबी है, मीन्स कौन से पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज, अपन को पता नहीं था। तो अपन अगर वहां पे जाएंगे, रहेंगे 2 3 4 दिन 5 दिन रहेंगे तो क्या होगी, आसानी से अपन क्या होगी, स्प्रेड होगी, मतलब फैलेगी। ठीक है, उसके बाद अनहाइजीनिक कंडीशन। अनहाइजीनिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति अच्छे से अपना जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता, टूथब्रशिंग नहीं करता, ना तो स्नान करता है ना, समझ रहे बात को, ना अपने नाखूनों को सही से करता है, मतलब अपनी जो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करता है ना। अनहाइजीन खाना खाता है, कंटामिनेटेड फूड खाता है, कंटामिनेटेड वाटर का क्या करता है, सेवन करता है, तो अनहाइजीन कंडीशन रहेगी। जैसे मानो क्या मान के चलो कि एक व्यक्ति है जिसको क्या टीबी हुई है, अगर वो खुद अनहाइजीन नहीं रहेगा तो क्या करेगा, दूसरे को फैलाएगा। जैसे मानो फॉर एग्जांपल कि मैं भी क्या हूं, हेल्थी हूं, मेरे किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड्स है उसको क्या है, वो कम्युनिकेबल डिजीज है, चलो मैं उसके संपर्क में आ गया, अगर मैं उसके कनेक्शन में आने के बाद अगर मैं क्या करूं, अच्छे तरीके से अपने हाइजीन को मेंटेन करूं, समझ रहे बात को, कि मेंटेन अच्छे से स्नान करूं, टूथ ब्रशिंग करूं, अपने नाखूनों को साफ करूं, हाथों को साफ करूं, तो वो मेरे जो बैक्टीरिया है वो अंदर इंसेक्ट नहीं होंगे। सीधी सी बात ये है, इसलिए अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर। दूसरा है लेक ऑफ एजुकेशन। लेक ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि अपन को है ही नहीं पता कि एक्चुअल में ट्यूबरकुलोसिस है क्या, या फिर अपन को पता नहीं है कि कम्युनिकेबल डिजीज है क्या। कम्युनिकेबल डिजीज का होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मानो कि अपन पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि अगर अपन क्राउडिंग एरिया में जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसे किसी हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पर क्या कम्युनिकेबल डिजीज होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अपन तो उस डिजीज से क्या है, वाकिफ है, एजुकेटेड है, अपन को पता है। लेकिन अगर अपन को लेक ऑफ एजुकेशन, अपन को पता ही नहीं है कि भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से क्या होगा, टीबी फैलेगी। ठीक है, कम्युनिकेबल जो डिजीज वाले जो हॉस्पिटल्स हैं जो क्या करते हैं, मतलब इस डिजीज को ट्रीट करते हैं, अगर वहां पे जाएंगे तो अपन क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज होगी, कोई बीमारी होगी। ठीक है, जब तक अपन को उसके बारे में पता नहीं होगा, हम एजुकेटेड नहीं होंगे, तो हमको वो डिजीज क्या होगी, जल्दी होने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा क्या होगा कि हम उस चीज को क्या नहीं कर पाएंगे, उसके सिम्टम को नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरा क्या होगा कि सिम्टम को अपन, जैसे मानो कि आप पढ़े लिखे हो, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस जो सिम्टम आते हैं उनको पकड़ लेते हैं। जैसे मानो हेमोपाइसिस हुआ, हेमोपाइसिस का मतलब क्या होता है कि स्पुटम में से खून आता है ना, तो अपन थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। या फिर अपन को कंटिन्यू 6 मंथ से कफिंग आ रही है, खांसी आ रही है, कंटिन्यू 6 मंथ से कफिंग आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है ना, बॉडी पूरी वीक होती जा रही है, तो अपन थोड़ा सा वहां पे एजुकेटेड है तो हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि हाँ मुझे कि कोई ना कोई बीमारी हुई है, टीबी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, तो अपन उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, किसके द्वारा फैलती, मोस्ट को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। और जब तक ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं होगा, मतलब अपने फेफड़े में मींस अपने लंग्स में नहीं जाएगा, तब तक ट्यूबरकुलोसिस बीमारी अपने को नहीं होगी। उसके बाद कोज मैंने बता दिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पॉवर्टी, गरीबी के कारण, मालन्यूट्रिशन, अच्छे से प्रॉपर वे में वो बैलेंस डाइट नहीं ले पाएगा, अगर बैलेंस डाइट नहीं लेगा तो उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं होगा। स्मोकिंग करेंगे पीयर ग्रुप के साथ तो क्या होगा, ये हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस। फैमिली हिस्ट्री एक की होगी दूसरे में फैलेगी। ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से होगी। अनहाइजीन कंडीशन, अनहाइजीन कंडीशन मतलब कि अपन पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे। और दूसरा है लेक ऑफ एजुकेशन, अपन को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, और उस कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अपन को नहीं पता है। जैसे मानो कि आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपने पढ़ा है ट्यूबरकुलोसिस एक्चुअल में क्या है, हमने आपको सिम्टम बता देंगे, हम आपको कोज बता देंगे, आपको कारण बता देंगे आपको, ठीक है, डेफिनेशन हम आपको बता देंगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ इस तरीके से क्या है ये फैल सकती है। ठीक, तो आप उससे क्या करोगे, बचते रहते हो। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि किस द्वारा ये अपनी बॉडी में फैलती है। तो सबसे पहले लिखा हमने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, है ना, कि पहले स्नीजिंग का नाम छींकते हैं, जिससे अपन छींकेंगे
तो अपने नोज से और अपने माउथ से क्या होगा, अपना जो स्पूटम है वो बाहर आएगा, अपने जो सिक्रेशन क्या होंगे बाहर आएंगे। अगर वो सिक्रेशन बाहर आएंगे तो कोई दूसरा अनहेल्थी है ना, अनहेल्थी पर्सन से क्या होगा कि एक दूसरे से फैल जाते हैं। जैसे मानो कि मैं क्या हूं, अनहेल्थी पर्सन हूं, मेरे सामने कोई हेल्थी पर्सन है और मुझे टीबी है, अगर मैं क्या करूं, स्नीजिंग करूंगा या फिर कफिंग करूंगा या फिर टॉकिंग करूंगा तो मेरे जो सिक्रेशन है वो क्या रहेंगे, बाहर आएंगे और उस व्यक्ति को क्या आसानी से फैल जाएंगे। तो क्या होगा, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब एक दूसरे से खांसी के द्वारा, छींकने के द्वारा और बोलने के द्वारा ये डिजीज फैलती है। तो लिखा है मैंने यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किसके कारण ये डिजीज आगे फैलेगी। स्नीजिंग के कारण फैलेगी, छींकेंगे, हेल्थी पर्सन सामने मैं क्या हूं, अनहेल्थी, मुझे टीबी है तो मैं छींकूंगा तो उस व्यक्ति क्या करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, उसके सरफेस एरिया पे कहीं भी जा लगेगा और वो जैसे मानो कि हम बातें कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, टॉकिंग करते समय मैंने मानो उसके साथ बोला, बोलते मेरे सिक्रेशन क्या है बाहर है, अब क्या पता उसके शर्ट पे लग जाते हैं, क्या पता उसके हाथों पे लग जाए, क्या पता उसके सीधे मुंह पे लग जाए, तो वो क्या करेगा, व्यक्ति उससे ग्रसित लगभग हो सकता है। उसके बाद लिखा है मैंने डायग्नोसिस कि कैसे पता लगाएंगे पेशेंट को एक्चुअल में टीबी हुई है या फिर नहीं। ठीक है, पता लगाना पड़ेगा अपन को। ऐसा तो है नहीं कि अपन सिम्टम के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसको ट्रीटमेंट दे देंगे। सिम्टम के अकॉर्डिंग सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, कभी भी उस डिजीज का इलाज नहीं किया जाता। इलाज कब कंप्लीट होगा, जब अपन को कंफर्मेटिव क्या होगा, डायग्नोसिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए देखो मैंने यहाँ पे सारे डायग्नोसिस मेंशन किए है ना। सबसे पहले मेंशन किया मैंने ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, सबसे पहले मैंने मेंशन किया है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये जो स्किन टेस्ट है ये इंट्राडर्मल लगाया जाता है, यहाँ मेंशन कर देता हूं मैं, इसका नाम है आईडी मतलब इंट्राडर्मल, और इसका जो एंगल होता है वो होता है 10 से 15 डिग्री। ठीक है, इंट्राडर्मल का जो एंगल होता है वो होता है 10 से 15 डिग्री। इसमें क्या होता है, इस ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को मोन्टॉक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस ट्यूबरकुलिन टेस्ट को हम मोन्टॉक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो ट्यूबरकुलिन टेस्ट या फिर मोन्टॉक्स टेस्ट कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है टीबी का, इस चीज का आप ध्यान में रखना। मोन्टॉक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट वो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं होता टीबी का। जो मोन्टॉक्स टेस्ट है और ट्यूबरकुलिन टेस्ट है वो सिर्फ अपन को ये बताता है कि हम इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिस बैक्टीरिया के संपर्क में आए हैं या फिर नहीं आए, सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि हाँ कि आप इसके संपर्क में आए हो या फिर नहीं आए। वो टेस्ट कौन सा होगा, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसको हम मोन्टॉक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक इंजेक्शन का यूज किया जाता है, वो इंजेक्शन है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, है ना। वो इंजेक्शन का नाम मैंने मेंशन किया मैंने साफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ये 0. कितना में लेते अपन, ये 0.5 ml ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, मतलब ट्यूबरकुलिन जो सीरीज आती है जिससे अपन क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं सबकुटेनियसली, वो सिरिंज इस ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इंजेक्शन का नाम क्या है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD 0.5 ml, और 48 से 72 घंटे बाद, यहां मेंशन कर देता हूं मैं, 48 से 72 घंटे बाद, है ना, आफ्टर 48 to 72 आवर्स के बाद हम चेक करते हैं कि अगर जहां पे हमने क्या किया है, जहां पे हमने इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन हमने इंसर्ट किया है वहां पे अगर स्वेलिंग आती है ना, तो हम वहां पे अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ पेशेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के संपर्क में आया है। अगर वो स्वेलिंग नहीं आती, उसका एरिया नहीं बढ़ता, मतलब पेशेंट उसके संपर्क में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जब अपन करते हैं तो चेस्ट में क्या फाइंडिंग होगी, वहां पे अपन को पता थोड़ी चलेगा कि वहां पे माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, नहीं पता चलेगा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, नहीं पता चलेगा। उसमें सिर्फ अपन क्या करते हैं कि चेकअप करते हैं कि नोडल्स बने होते हैं, छोटे छोटे नोडल्स बने होते हैं, उस नोडल्स को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। दूसरा क्या होगी, केविटीज बन जाती है ना। मैं आपको थोड़ा सा पे समझाने की ये कोशिश करता हूं कि जैसे मानो ये अपने लंग्स हैं, ओके। अब ये लंग्स क्या है, जैसे मानो ब्लैकिश है इस तरीके से। अब ब्लैकिश लंग्स है, इट मींस क्या है कि वो लंग्स सारे नॉर्मल है। लंग्स क्या है, जैसे मानो ब्लैकिश कंडीशन में है, इट मींस वो क्या है, सारे नॉर्मल है। अब हो क्या रहा है कि अगर ये जो बैक्टीरिया है इस लंग्स के अंदर जाएगा, हमने क्या किया, चेस्ट एक्सरे करवाया, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, धब्बे बन जाएंगे, व्हाइटिश धब्बे, मतलब व्हाइट कलर के क्या है, नोडल्स बन जाते हैं, केविटीज बन जाती है ना। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से व्हाइट हो जाते हैं। समझ रहे हो बात आप।
इस तरीके से व्हाइट व्हाइट नोडल्स बन जाते हैं, तो हम वहां पे एक एविडेंस अपने पास प्रेजेंट हो जाता है कि हाँ इस पेशेंट को क्या है, अपने पास प्रमाण मिल जाता है कि हाँ इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर इज ए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मेंशन कर लेना, हाईलाइट कर लेना कि स्पुटम कल्चर इज ए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब स्पुटम कल्चर हम करवाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट है, और एसिड फास्ट बेसिलाई कौन है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया क्या कहलाता है, एसिड फास्ट बेसिलस कहलाता है। ठीक है, और यही क्या करता है, स्पुटम के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ आ रही बात? तो हम क्या करते हैं, स्पुटम कल्चर। आप देखना कभी भी कि जब डॉक्टर क्या करता है कि चेकअप करवाता है उस पेशेंट का, तो चेकअप में क्या होता है, वो लिखेगा यहाँ पे, जब वो टीबी की जांच करवाएगा तो यहाँ लिखता है वो अपनी स्लिप के अंदर कि स्पुटम फॉर AFB ऐसे लिखेगा। वो कभी भी ऐसा नहीं लिखेगा कि स्पुटम फॉर ट्यूबरकुलोसिस, कभी नहीं लिखता, वो बैक्टीरिया का नाम नहीं लिखेगा, वो इस कैटेगरी का नाम लिखेगा एसिड फास्ट बेसिलस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने AFB, स्पुटम फॉर AFB, कि आपको स्पुटम का कल्चर करना है और वहां पे आपको पता लगाना है कि उस स्पुटम के अंदर एसिड फास्ट बेसिलस है। अगर एसिड फास्ट बेसिलस है इट मींस क्या है, वहां पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, और पेशेंट क्या है, टीबी पॉजिटिव है। ठीक है, पेशेंट क्या होगा फिर, टीबी पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, स्पुटम कल्चर क्या है, यहां मैं मेंशन कर देता हूं मैं, ये है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। ये क्या है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। ठीक है, स्पुटम कल्चर क्या है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है। ठीक है, उसके बाद है सीबीसी। अपन सीबीसी क्यों करते हैं, सीबीसी सिर्फ इन्फेक्शन को चेक करने के लिए सीबीसी की जाती है, और इन्फेक्शन में अपन क्या चेक करते हैं, WBC चेक करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, कि अपन को TLC की जांच की जाती है, TLC के अंदर क्या आएगा, WBC आएगी, टोटल ल्यूकोसाइट के अंदर क्या आती है, WBC आती है। ठीक है, तो हमने आज के टॉपिक में क्या क्या कंप्लीट किया, ट्यूबरकुलोसिस एक्चुअल में है क्या, कम्युनिकेबल डिजीज है। सबसे पहली बात, ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ये फेफड़े को प्रभावित करती है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा ये फैलती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोजेज, एक्चुअल में इसके कारण क्या हैं जिसके द्वारा टीबी होती है। तो पहला कारण अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, दूसरा कारण है पुअर्टी, तीसरा कारण है अनहाइजीनिक कंडीशन, चौथा कारण है लेक ऑफ एजुकेशन, पांचवा कारण है माल न्यूट्रिशन, छठा कारण है फैमिली हिस्ट्री, ओवर क्राउडिंग। ये सारे क्या हैं, इसके कोज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके का टॉपिक देखने को मिले तो आपको सबसे पहले हाईलाइट किसको मेंशन करना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ओके, उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि किसके द्वारा, मतलब किस वे में, किस जरिए से, कौन से रूट से ये जो बैक्टीरिया अपने बॉडी में इंसर्ट होता है। तो स्नीजिंग, छींकने के कारण, कफिंग, खांसने के कारण, और टॉकिंग। जब हम बात करते हैं किसी हेल्थी पर्सन के साथ, जैसे मानो मैं अनहेल्थी हूं, मेरे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मैं खांसूंगा, छींकूंगा, बोलूंगा, है ना, वो ड्रॉपलेट होगा, जो सिक्रेशन है वो क्या होंगे, हवा में ड्रॉपलेट होंगे, और हेल्थी पर्सन क्या करेगा, उनको पुटअप करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और मोनटॉक्स टेस्ट दोनों ही सेम है। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंजेक्शन आता है, वो 0.5 ml लिया जाता है, किसके अंदर, ट्यूबरकुलिन सिरिंज के अंदर। इंट्राडर्मल लगाया जाता है, 48 से 72 घंटे बाद ये चेक किया जाता है। 48 से 72 घंटे बाद चेक करने के बाद अगर वहां पे स्वेलिंग आती है और उस एरिया बढ़ता है, उस इंजेक्शन का एरिया, साइट का एरिया बढ़ जाता है, तो पेशेंट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है, सिर्फ क्या है कि आप इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के संपर्क में आए हो, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं है। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, स्पुटम कल्चर, और स्पुटम कल्चर के अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, और ये क्या है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कहलाता है, किसका,
ट्यूबरकुलोसिस का। और लास्ट है सीबीसी। सीबीसी के अंदर अपन डब्ल्यूबीसी चेक करते हैं कि कितना इन्फेक्शन अपनी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। तो आई होप आपको ट्यूबरकुलोसिस वाला टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट और नर्सिंग ट्रीटमेंट के बारे में, नर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और देखते रहें स्टेटो स्टडी पॉइंट की सारी क्लासें। थैंक यू सो मच।